हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एप्टीट्यूड वाला मैथ्स। तो आज हम लोग कुछ एचसीएफ और एलसीएम के कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस देखेंगे। जैसा कि आप लोगों ने पिछले 4 वीडियोस में देखा था, हम लोगों ने 2 वीडियोस में एलसीएम के कॉन्सेप्ट देखे थे, 2 वीडियोस में एचसीएफ के कॉन्सेप्ट देखे थे। आज हम लोग कुछ वनडे एग्जाम्स, मोस्टली एसएससी सीजीएल के टीयर 1, टायर 2 पेपर में जो एलसीएम और एचसीएफ पे बेस्ड क्वेश्चंस पिछले कुछ सालों में आए हैं, उसी में से कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को मैंने निकाला है, जो आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और आप ये देखेंगे, आपको देख के बहुत अच्छा लगेगा कि कैसे इन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से किया जा सकता है सॉल्व। कोई तकलीफ नहीं होगी आपको। बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लगता होगा, बहुत लोगों को लगता होगा कि इसको समझने में बहुत मुश्किल होगी। लेकिन अगर आपने वो कॉन्सेप्ट वाले वीडियोस देखे हैं इस चैनल पे जो हमने पहले डाले हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इनमें कुछ नहीं, कुछ क्वेश्चन तो ओरली ही सॉल्व हो जाएंगे, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो आइए एक एक करके सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है 2 jars ऑफ कैपेसिटी 50 लीटर्स एंड 80 लीटर्स आर फिल्ड विथ ऑयल। तो 2 जार है, एक जार 50 लीटर, एक जार 80 लीटर, दोनों में तेल है। फिर कहता है व्हाट मस्ट बी द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ मग दैट कैन कंप्लीटली मेजर द ऑयल ऑफ द 2 जार्स। तो बताना है कि एक मग जिससे कि हम दोनों तेलों को, दोनों जार में जो तेल है उसको पूरा पूरा माप सकें, तो ऐसा मग का मैक्सिमम कैपेसिटी क्या हो सकता है, ये क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, बहुत कॉमन सेंसिकल सवाल है। आप में से बहुत सारे लोगों को ये डायरेक्टली भी आ जाएगा, इसमें कुछ है नहीं। बट आप फिर भी, जिनको नहीं समझ में आ रहा है, जिनको लग रहा है कि कैसे होगा, उनके लिए मैं ये समझा रहा हूं। जिनको आ रहा होगा उनको तो तुरंत आ जाएगा, इसमें ज्यादा कुछ है भी नहीं। बट आप ऐसे समझिए, कॉमन सेंसिकली सोचिए, 50 लीटर तेल है, हम इसको कितने लीटर के मग से माप सकते हैं? 1 लीटर के मग से माप सकते हैं, बिकॉज 1 लीटर से 50 बार लेंगे तो 50 लीटर नाप लेंगे। 2 लीटर से भी मापा जा सकता है 25 बार में। 5 लीटर से भी मापा जा सकता है 10 बार में। 10 लीटर से भी मापा जा सकता है 5 बार में। इसका मतलब ये हुआ कि इस 50 लीटर्स ऑयल को हम लोग 50 के किसी भी फैक्टर वाले कैपेसिटी के मग से नाप सकते हैं। सिमिलरली इसको 1 लीटर वाले मग से 80 बार में, 2 लीटर वाले से 40 बार में, 4 लीटर वाले से 20 बार में, 5 लीटर वाले से 16 बार में, ऐसे करके कर सकते हैं इसको भी। यानी यहां जो मग की कैपेसिटी होगी वो 50 का फैक्टर, यहां जो मग की कैपेसिटी होगी वो 80 का फैक्टर। लेकिन हमको एक ही मग से दोनों को नापना है, तो हमको एक ऐसा मग लेना होगा जिसकी कैपेसिटी 50 की भी फैक्टर हो और 80 की भी फैक्टर हो। और ऐसा फैक्टर हमें सबसे बड़ा लेना होगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है मैक्सिमम कैपेसिटी। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? HCF ऑफ 50 एंड 80, और ये कितना आ जाएगा? 10। तो बहुत सीधा सा सवाल था, कुछ भी इसमें नहीं था। आप इसको ओरली भी कर सकते थे। इनफैक्ट ऐसे क्वेश्चंस के लिए एचसीएफ को जानने की कोई जरूरत भी नहीं है। आप सीधा सीधा ऐसे सोचिए, ऑप्शंस पे जाइए। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको आप ऑप्शन से ही ट्राई करके निकाल सकते हैं। अगर हम 40 लीटर लेते तो 40 लीटर के मग से इसको तो 2 बार में नाप लेते, लेकिन इसको नहीं नाप पाते। 80 लीटर लेते तो 80 लीटर से इसको तो नाप लेते, लेकिन इसको नहीं नाप पाते, तो ये भी नहीं होगा। 50 लीटर लेते तो इसको तो मेजर कर लेते, लेकिन 50 लीटर से हम इसको नहीं मेजर कर पाते। यानी कि ये तीनों में से कुछ नहीं होगा। 10 लीटर से ये भी 5 बार में मेजर हो जाएगा, 10 लीटर से ये भी 8 बार में मेजर हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? 10 लीटर। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप ओरली भी कर सकते हैं, इसमें कुछ है नहीं। ये सब लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, वो क्वेश्चंस जिसको आप बिना किसी एफर्ट के आसानी से तोड़ सकते हैं। अगर आप बगीचे में जाएं तो लो हैंगिंग फ्रूट एक फ्रेज है इंग्लिश में। इसका मतलब ये होता है कि पहले उन चीजों को करिए, लो हैंगिंग फ्रूट्स को पहले तोड़िए, मतलब पहले उन सवालों को करिए जो कि बहुत आसान है। तो बहुत आसान चीज जो करने में हो, जिसको करने में बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़े, वैसे ही उसी को हम मुहावरे में कहते हैं लो हैंगिंग फ्रूट्स। तो ये सब वैसे ही है। जब आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको बहुत तरह के क्वेश्चंस दिखेंगे, तो जो क्वेश्चन बहुत आसान होगा आपको उसको पहले निकालना है। तो वही कह सकते हैं कि ये भी अगर इस तरह का क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आता है, और आया भी है, ये सीजीएल का ही क्वेश्चन है, तो ये क्या हुआ? इसको हम कह सकते हैं ये एक लो हैंगिंग फ्रूट है। तो ये सब बहुत आसान क्वेश्चंस आपके एलसीएम और एचसीएफ पे बेस्ड आते हैं। अगला देखते हैं, ये भी एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कहता है लेंथ ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक इज 20 किलोमीटर। ठीक है, एक सर्कुलर ट्रैक है जिसका लेंथ है 20 किलोमीटर। ठीक, फिर कहता है 3 रनर्स, ए बी सी मान लेते हैं 3 रनर्स हैं। 3 रनर्स स्टार्ट रनिंग फ्रॉम अ पॉइंट एट स्पीड्स 4 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर एंड 8 किलोमीटर पर आवर। सो 3 रनर्स हैं, 4 किलोमीटर
पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर और 8 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से दौड़ रहे हैं। सो इनकी स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर, इनकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, इनकी स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर। तो ये स्पीड्स है इन पर्सन्स का। तो कहता है क्वेश्चन में आफ्टर हाउ मेनी आवर्स दे विल बी टुगेदर एट स्टार्टिंग पॉइंट। बोलता है कितने देर के बाद ये तीनों एक साथ दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पे आएंगे। अब देखिए, अगर 4 किलोमीटर पर आवर स्पीड है तो सीधी सी बात है कि 20 किलोमीटर यानी एक चक्कर लगाने में इसको कितने घंटे लगने वाले हैं? 5 घंटे। 5 किलोमीटर पर आवर है तो 20 किलोमीटर चलने में इसको कितने घंटे लगने वाले हैं? 4 घंटे। 8 किलोमीटर पर आवर है तो इसको एक चक्कर लगाने में यानी 20 किलोमीटर दौड़ने में कितना समय लगेगा? 20/8 2.5 आवर्स। तो ये तीनों तो स्टार्टिंग पॉइंट पे अलग अलग टाइम पे आए, लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कितने देर के बाद तीनों एक साथ स्टार्टिंग पॉइंट पे होंगे। तो इनमें से तो कोई नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ए बी सी कब कब स्टार्टिंग पॉइंट पे रहेगा। तो 5 घंटे में एक चक्कर लगा के रहेगा, फिर 5 10 घंटे में 2 चक्कर लगा के रहेगा, 15 में 3 चक्कर लगा के रहेगा, 20 घंटे में 4 चक्कर लगा के रहेगा। यानी कि ये स्टार्टिंग पॉइंट पे 5 घंटे के मल्टीपल्स पे रहेगा, ये स्टार्टिंग पॉइंट पे 4 के मल्टीपल्स पे रहेगा, ये स्टार्टिंग पॉइंट पे 2.5 के मल्टीपल पे रहेगा। यानी कि एक ऐसा टाइम जो कि 4 5 5 4 और 2.5 इन तीनों का कॉमन मल्टीपल हो, ऐसे टाइम पे तीनों स्टार्टिंग पॉइंट पे रहेंगे। तो ऐसा सबसे पहला कॉमन मल्टीपल क्या कहलाता है? एलसीएम। तो हमें एलसीएम लेना है 5 4 और 2.5 का, तो ये आ जाएगा 20। तो 20 घंटे के बाद दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे रहेंगे। तो सिंपल सा सवाल था। ऐसे क्वेश्चन को हम कहते हैं आइटरेशन। आइटरेशन मतलब बार बार चीजें रिपीट हो, तो ये बार बार चक्कर लगाया जा रहा है। ऐसे कई सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कभी कहता है कि एक स्कूल है जिसमें 3 घंटी है, ठीक है, रिंग बेल्स है, बेल 1 बेल 2 बेल 3। कहता है कि तीनों 8 बजे एक साथ बजे, ठीक है। पहला घंटी हर 15 मिनट पे बजता है, अगला घंटी हर 20 मिनट पे बजता है, अगला घंटी हर 25 मिनट पे बजता है। तो कहेगा कि अब तीनों एक साथ दोबारा किस समय बजेगा। तो ये हर 15 मिनट पे बजता है तो 15 के मल्टीपल टाइम से बजता रहेगा, ये 20 के मल्टीपल टाइम पे बजता रहेगा, ये 25 के मल्टीपल टाइम पे बजता रहेगा। तो तीनों एक साथ कब बजेगा? जब ऐसा टाइम जो इन तीनों का कॉमन मल्टीपल हो। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एलसीएम ऑफ 15 20 एंड 25। तो आप देख सकते हैं 75 और इंटू 2 150 अगर ले 300 ले तो देखिए हो रहा है 300 सेकंड। और भी इससे पहले होगा क्या कुछ? चेक कीजिए 75 से नहीं जाएगा, 75 से नहीं जाएगा तो फिर हमको देखना होगा 150 से भी नहीं जाएगा तो 300 सेकंड, 300 मिनट का मतलब कितना हो गया? 6 घंटे, 5 घंटे। तो 5 घंटे तो 8 बजे है, तो इसका मतलब कितने बजे होगा? 5 घंटे मतलब 1 PM। तो 1 PM पे तीनों घंटी एक साथ बजेगी। तो ऐसे आइट्रेशन वाले क्वेश्चन जब भी हो तो आप ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग एलसीएम मेथड से सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपको पता चल गया, आप ऐसा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो मैंने समझाने के लिए इतना लिखा ताकि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए, लेकिन आपको तो किसी को समझाना नहीं है एग्जाम में। आप सीधा क्या करेंगे? 20/4 5, 20/5 4, 20/8 2.5, तीनों का एलसीएम ले लेंगे, आंसर आ जाएगा 20, मार देंगे आंसर, ऑप्शन टिक कर देंगे, अगले क्वेश्चन पे चले जाएंगे। तो ये सब क्वेश्चन में 35 सेकंड 40 सेकंड बहुत है, इससे ज्यादा सवाल में समय लगना नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। अब देखिए यहां पे ये कहता है एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 45 टाइम्स देयर एचसीएफ। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग एचसीएफ को ले ले x, तो एलसीएम इसका 45 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा? 45x। सीधी सी बात है। आगे कहता है सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 1150। ब्यूटीफुल। तो दोनों का सम दे रखा है, दोनों का सम कितना हो जाएगा? 46x। और ये दे रखा है कितना? 1150। 23 से 2 बार, 23 से 50 बार, तो x आ गया कितना? 25। यानी कि एचसीएफ आ गया 25 और एलसीएम भी आ गया 45 × 25, दोनों आ गया। अब कहता है कि एक नंबर 125 है तो दूसरा नंबर बताइए। तो हमको तो पता है, हम लोगों ने देखा है पीछे के वीडियोस में कि 2 नंबर का प्रोडक्ट दोनों के एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। एक नंबर 125 है, दूसरा नंबर हमने मान लिया है N2, एलसीएम भी मालूम है 45 × 25 और एचसीएफ भी मालूम है 25। तो 25 से 5 बार, 5 से 5 बार, 45 × 5,
225, यानी कि हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। बहुत सीधा सा सवाल था, एलसीएम और एचसीएफ के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था। बस कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। इन सब क्वेश्चन में कोई दम नहीं होता है। ये सब क्वेश्चन 30 सेकंड 35 सेकंड बहुत है ऐसे क्वेश्चन के लिए। उससे भी कम समय में आप कर सकते हैं अगर आपने और भी अच्छा प्रैक्टिस करा है तो। ओरली भी किया जा सकता है। तो आपको पता चल गया कि जब कुछ दो बातें हमेशा ध्यान रखनी है। जब एचसीएफ दिया रहे तो आप हमेशा नंबर्स को इस तरीके से ले सकते हैं। क्या यहाँ पे हम लोग वो चीज यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन आगे हम लोग कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें हम लोग उसका भी एप्लीकेशन देखेंगे। ठीक है, ओके। आते हैं एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पे। यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, कौन सा एक फॉर्मूला जो हम लोग कॉन्सेप्ट क्या देखे, दो नंबर का प्रोडक्ट दोनों के एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। ये आप एकदम ध्यान में रखिएगा कि इस तरह से होता है। बाकी तो हम लोगों ने कुछ इसमें और कोई कॉन्सेप्ट यूज किया नहीं है। एलसीएम से रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा था, वो आगे कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, उसमें भी देखिएगा यूज में आएगा। आते हैं इस क्वेश्चन पे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लीस्ट मल्टीपल ऑफ 13 which when divided by 4 5 6 7 leaves remainder as 3 in each case। अब देखिए इसमें लीस्ट मल्टीपल ऑफ 13 को हम बाद में देखेंगे। अगर हम यहां से क्वेश्चन देखें, अ नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 5 6 7 लीव्स रिमाइंडर एज 3 इन ईच केस। याद कीजिए एलसीएम का क्लास। अलग अलग डिवाइजर के लिए रिमाइंडर अगर सेम होता है तो हमारा एलसीएम टाइप 1 का क्वेश्चन होता है। तो यहां डिवाइजर है 4 5 6 7, हर केस में रिमाइंडर कितना है? 3। क्या पूछा है? ऐसा नंबर बताइए जिसमें 4 से 5 से 6 से 7 से सभी से डिवाइड करें तो हर केस में रिमाइंडर कितना आए? 3 आए। तो ऐसा नंबर क्या होता था? ऐसा नंबर का जनरल फॉर्म क्या होता था? k इंटू एलसीएम ऑफ 4 5 6 7 प्लस 3। तो जगह 42 इंटू 5 210 और एक 2 और लगेगा तो 210 इंटू 2 420, 420 k प्लस 3। ये आपका क्या हो गया? ये हो गया नंबर। हमें पता है कि जो भी हमारा नंबर होगा वो इसी फॉर्म में होगा। k का वैल्यू 1 डालें, 2 डालें, 3 डालें, 4 डालें तो ऐसे सारे नंबर्स मिलते चले जाएंगे, जिसमें 4 5 6 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा? 3 आएगा। अब आपको पता चल गया कि मेरा नंबर इसी फॉर्म में होगा। ठीक, अब ये इस नंबर इस फॉर्म में भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए? 13 का मल्टीपल भी होना चाहिए। बस दो कंडीशन है। फॉर्म तो आ गया। अब इस फॉर्म का कौन सा नंबर पहला आएगा जो कि 13 से भी डिवाइड हो जाए? जो नंबर होगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो 13 से डिविजिबिलिटी बाद में चेक कीजिएगा, पहले ऑप्शन से जाइए। हमेशा कॉमन सेंस यूज करने का कोशिश कीजिए। एसएससी या कोई भी दूसरा एग्जाम आपको बहुत सारा हिंट देता है ऑप्शन के थ्रू कि आप स्ट्रीट स्मार्ट बनिए। थोड़ा सा जुगाड़ वाला मेंटालिटी होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन को आराम से आप बिना कोई नो फर्दर इसको चेक ये भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, 420 इंटू के प्लस 3 है। अब के का वैल्यू 6 ले लें तो 4 इंटू 6 2400 के आसपास हो जाएगा। 2400 के आसपास कौन सा है? ये दोनों। तो चेक कर लेंगे कि ये दोनों में से कौन होगा। तो अगर आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, के का वैल्यू 6 लेंगे तो ये आ जाएगा 2520 प्लस 3। कितना हो जाएगा? 2523। यानी ये भी नहीं और ये भी नहीं, दोनों छट गया। इसी तरह से ये 3700 है। 4 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 3600, तो 3700 के पास हो जाएगा। तो के का वैल्यू अगर 9 ले लें तो इसमें देखिए 9 इंटू 2 18, 1 4 इंटू 9 36 और 1 37 प्लस 3 कितना हो गया? 3783। 3783 है, ये नहीं है। तो इसका मतलब एक ही आंसर होगा क्या? 3783। आपको 13 से डिवाइड करके चेक करने की जरूरत भी नहीं है, बिकॉज एक ही बच रहा है, दो तो बचा नहीं। अगर दो आंसर बचता तो हम दोनों में से देखते कि 13 से कौन डिवाइड हो रहा है। जो हो रहा है वो आंसर होता, जो नहीं होता वो आंसर नहीं होता। तो यहाँ पे आपका काम आसान हो गया क्योंकि एक ही ऑप्शन बच रहा है और वो 13 से डिविजिबल होगा ही होगा। आप उसको चाहे तो चेक भी कर सकते हैं। ये तो मैं बस समझाने के लिए चेक कर रहा हूँ, एग्जाम में आपको नहीं करना है। 13 से देखिए 2 बार 26 11, 13 इंटू 9 117, 13 1 13 डिविजिबल हो गया। इसका मतलब है कि यही हमारा आंसर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, एलसीएम टाइप 1 का सवाल था। आपने अगर एलसीएम टाइप 1 आप समझ गए हैं कैसे सॉल्व किया जाता है तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के में कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 हमने 3 तरह के स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चन एलसीएम में देखे थे। जो लोग भी वो वीडियो नहीं देखे हैं सबसे पहले जाइए पीछे और उस वीडियोस को देखिए। उसके बाद इन सब क्वेश्चन को करने में कोई आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें कहता है 2 नंबर्स बोथ ग्रेटर देन 29। दो नंबर है, दोनों नंबर 29 से बड़ा है। हैव एचसीएफ 29। इंटरेस्टिंग,
यहाँ भी 29, यहाँ भी 29, जरूर कुछ रीजन होगा क्यों दोनों 29 दिया है। हर चीज के पीछे सोच होती है, सोच पकड़ लेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होगी, एकदम आसान बन जाएगा। तो HCF दोनों नंबर का दे दिया, कितना 29, ठीक है। और हमको पता है, याद कीजिए HCF का क्लास, अगर हमको 2 या 2 से ज्यादा नंबर का HCF पता हो तो हम दोनों नंबर को ले सकते हैं। कितना 29x, इसको कितना ले सकते हैं 29y। याद कीजिए, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज कीजिए कि हम ले लें 30 और 36, तो इसका HCF कितना होगा 6 होगा। तो 30 को भी लिख सकते हैं 6 इंटू 5, 36 को भी लिख सकते हैं 6 इंटू 6। याद कीजिए क्लास पीछे वाली। तो HCF अगर मालूम हो कुछ नंबर्स का तो हम नंबर को हमेशा HCF इंटू सम नंबर x, HCF इंटू सम नंबर y ले लेते हैं, जहां पे ध्यान देना है कि x और y में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो यहां भी x और y में कुछ कॉमन नहीं होगा। एक और चीज जो हमने देखा था कि अब इन दोनों का LCM क्या होगा 29 इंटू एक्स इंटू वाई, 29 तो ही है और यहाँ पे x एक्स्ट्रा है, यहाँ पे y एक्स्ट्रा है, तो 29xy क्या हो जाएगा LCM हो जाएगा। तो जैसे ही HCF दे दिया कि 29 है तो नंबर ले लिया हमने 29x 29y और LCM हो गया 29 इंटू एक्स इंटू वाई। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हम लोग पहले भी देख चुके हैं, हम उसी को यूज कर रहे हैं। और LCM क्वेश्चन में भी दे रखा है कितना 4147, तो यहां से XY आ जाएगा कितना 21 1 जा 21 बचेगा 124, 21 4 जा 116, 8 7 21 3 जा 187, तो ये कितना आ गया 143। तो x इंटू वाई आ गया कितना 143। अब हमारा काम आसान है, हमें दो ऐसा नंबर लेना है जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। याद रखिए x और y में कुछ कॉमन नहीं हो सकता है, बिकॉज अगर x और y में कुछ कॉमन हो गया, सपोज दोनों जगह 2 2 कॉमन हो गया, तो दोनों नंबर में तो 29 इंटू 2 29 इंटू 2 58 कॉमन हो जाएगा। तो HCF 29 नहीं रहेगा 58 रह जाएगा, बिकॉज 29 HCF है तो 29 के अलावा दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। सिंपल सा बात है। अब यहाँ पे दो ऐसा नंबर जहां पे दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो, दोनों का प्रोडक्ट कितना हो 143, तो क्या हो सकता है 1 इंटू 143, कुछ कॉमन नहीं है, या 11 इंटू 13। तो हमें x और y की दो वैल्यूज मिल रही है यहाँ पे। अब हमें देखना है कि कौन सा वैल्यू लेना है। सिंपल सी बात है, दोनों नंबर क्या होना चाहिए 29 से बड़ा। तो जब आप 1 इंटू 143 लेंगे तो हमारा नंबर क्या था 29x 29y। तो यहाँ पे अगर हम x को ले ले 1 तो 29 इंटू 1 29 आ जाएगा, और दूसरा नंबर हो जाएगा 29 इंटू 143, और दूसरा केस में नंबर होगा 29 इंटू 11 और 29 इंटू 13। लेकिन ये केस तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज नंबर हमारा क्या है 29 से ग्रेटर है, इसलिए एक नंबर 29 तो ले ही नहीं सकते हैं, तो ये केस छट गया, तो यही केस होगा। अब क्या पूछा है आपसे, दोनों नंबर का सम, फाइंड द सम ऑफ बोथ द नंबर। तो 29 इंटू 13 11 24, इसको लगा लीजिए 24 इंटू 30 720, और में से 24 निकाल देते हैं एक्स्ट्रा, तो यह आ जाएगा 696। आंसर क्या हो जाएगा ए ऑप्शन। सिंपल सा सवाल था, मैंने इतना समझाने में बस आपको टाइम लगाया। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, जो कॉन्सेप्ट है वो समझिएगा। जब भी HCF दिया रहे नंबर का तो नंबर ले सकते हैं 29x 29y, xy में कुछ कॉमन नहीं होगा, और दोनों का LCM क्या होगा 29xy। यही कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन था। तो कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तो हमेशा स्ट्रगल करेंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो इन सब क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, आप आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा आई होप। अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहता है। कहता है LCM ऑफ टू नंबर्स इज 495, ठीक है, एंड HCF इज 5। तो जैसे ही HCF आ गया आपके चेहरे पे स्माइल आ जाना चाहिए, क्योंकि आप नंबर ले सकते हैं। नंबर क्या आएगा 5x और 5y, और LCM भी लिख सकते हैं। अभी देखा था पिछले क्वेश्चन में 5 इंटू एक्स इंटू वाई, और ये भी दे रखा है, कितना दे रखा है क्वेश्चन में 495, यानी XY आ गया कितना 99। अब x इंटू वाई आ गया। अब हमको पता है कि x और y में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या हो सकता है 1 इंटू 99, 9 इंटू 11, दो ही बनेगा। 3 इंटू 33 भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम यह है कि दोनों में 3 कॉमन है, जबकि कुछ कॉमन नहीं ले सकते हैं, तो ये केस तो छट गया, तो बचा यही वाला, ये और ये दो केस। ओके, अब कहता है सम ऑफ नंबर्स इज 100। तो पहले नंबर लिखते हैं दोनों केस में। पहला केस में x है 1 और y है 99, तो x 1 लेंगे तो 5 इंटू 1, और ये हो गया 5 इंटू 99। और दूसरे केस में 5 इंटू 9
45 और 5 इंटू 11 55। यहाँ तो सम ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ तो इनफैक्ट 500 हो जाएगा, और यहाँ सम कितना होगा 100 होगा। तो सम कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में 100, तो 100 दिया था तो यही वाला आंसर होगा। ये वाला केस गलत हो गया। तो हमेशा कुछ कंडीशन दे रखा है जिससे आप एक केस को ले लेंगे और दूसरा केस छट जाएगा। यहाँ पे भी देखिए वही चीज़ था, 29 से ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए ये वाला केस छट गया, ये वाला केस हम लोग ले लिए। तो ऐसे ही है, एसएससी में कुछ पैटर्न है जो उसको पकड़ के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप पैटर्न समझ जाएंगे, हमेशा 2 केस बनेगा, 3 केस बनेगा, कुछ ऐसी बात लिखी रहेगी क्वेश्चन में जिससे कि 2 ऑप्शन छट जाएगा, एक ही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे भी ऐसे ही था, दो ऑप्शन आ रहा था, एक ऑप्शन छट गया, एक ऑप्शन आ गया। अब क्या पूछा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन बोथ द नंबर। 55 45, डिफरेंस कितना आएगा 10 आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया 10। बहुत सीधा सवाल है, बस पैटर्न पकड़ने की जरूरत है, एग्जामिनर का सोच पकड़ने का जरूरत है। एक बार आपको सोच समझ में आ गया तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको कॉन्सेप्ट समझे रहे, थोड़ा प्रैक्टिस कर ले, ऐसे क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं, जो कि जनरली स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट साइड में लगता है, लेकिन ये क्वेश्चन बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बट कॉन्सेप्ट समझने की बात है। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग, जैसे मैंने बताया था, ये चैनल किसी भी एप्टीट्यूड एग्जाम के प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होने वाला है, चाहे वो एसएससी बैंक के एग्जाम्स हों, वनडे एग्जाम्स हों, या फिर कैट जैट या एमबीए एग्जाम्स हों, जीआरई जीमैट हो, कैंपस रिक्रूटमेंट टेस्ट हो, जो बीटेक के स्टूडेंट या एमबीए के स्टूडेंट अपने फाइनल ईयर में कैंपस रिक्रूटमेंट के लिए जाते हैं, वहाँ भी कंपनी एप्टीट्यूड टेस्ट लेती है। किसी भी एग्जाम में एप्टीट्यूड टेस्ट में जो मैथ्स का सिलेबस होता है वो लगभग एक ही होता है। तो कॉन्सेप्चुअली सारे एग्जाम्स में सिलेबस सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है, अब बस क्वेश्चन का लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। तो आज हम लोगों ने पिछले कुछ वर्षों में एसएससी में आए हुए कुछ क्वेश्चंस को हमने देखा है। अगले वीडियो में एलसीएम और एचसीएफ का हम लोग कैट एग्जाम या इससे थोड़ा और लेवल बढ़ा के जो क्वेश्चन हो सकता है वैसे क्वेश्चंस कुछ और हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगला वीडियो में वही हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन, टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा। तो अगला वीडियो भी जरूर देखिएगा, उसमें आपको एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड कुछ और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मिलने वाला है, और उसको सॉल्व करने का बहुत ही इंटरेस्टिंग शॉर्टकट तरीका भी हम आपको बताएंगे। हालांकि बहुत ज़्यादा मैं पर्सनली शॉर्टकट पे भरोसा नहीं करता हूँ, लेकिन शॉर्टकट फिर भी आपको बताऊंगा। शॉर्टकट भी तभी आप अप्लाई करते हैं, समझते हैं, जब कॉन्सेप्ट समझ में आता है। तो कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, शॉर्टकट भी आ जाएगा। तो अगला वीडियो में हम लोग इससे थोड़ा ऊपर लेवल का जो कैट और दूसरे एग्जाम्स में आएंगे वो भी देखिएगा। लेकिन जो स्टूडेंट्स एसएससी या वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी जरूर उस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि एसएससी का एग्जाम, बैंक का एग्जाम भी धीरे धीरे एवर इवॉल्विंग है। एवर इवॉल्विंग मतलब हमेशा बदलता है थोड़ा थोड़ा। तो हर बार आप देखेंगे जो पिछले कुछ वर्षों में 5 साल 7 साल पहले जो कैट में आता था, आज वो एसएससी में आता है। तो एसएससी भी धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाता जाता है, बैंक भी अपना एग्जाम का लेवल बढ़ाता जाता है। तो आप अगर ऊपर का लेवल का क्वेश्चन भी देखते हैं तो आपके फायदे के लिए ही रहेगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आपको और थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आएगा। तो जरूर से वो वीडियो देखिएगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।